जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रस्तुत मरुस्थलीकरण रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे मरुस्थलीकरण पर, बताएंगे कि मरुस्थलीकरण क्या होता है। साथ ही मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन पर भी बात करेंगे कि ये जो संधि है पूरी दुनिया के देशों को मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक साथ लाती है, उस पर बात करेंगे। साथ ही जलवायु परिवर्तन जो कि मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कारक है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से किस तरह से मरुस्थलीकरण को बल मिलता है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो और इसी तरह के और वीडियोस हमें बनाने के लिए आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए चलिए विस्तार पूर्वक बात करते हैं यूएन द्वारा प्रस्तुत मरुस्थलीकरण रिपोर्ट के बारे में। हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर के एक कटिंग के माध्यम से करते हैं जो कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर लिखा हुआ है कि 3 दशकों में पृथ्वी की 3/4 जमीन हुई शुष्क, ये कहा यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको जरूर आप देखिएगा। धरती के इन हिस्सों पर असर हुआ। मौसम जमीन में बढ़ती शुष्कता से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले धरती के हिस्सों में यूरोप का 96% क्षेत्र, पश्चिमी अमेरिका, ब्राजील, एशिया, मध्य अमेरिका शामिल है। अगर देशों की सही जमीन में शुष्क बदलने के आंकड़े प्रतिशत में लाए जाएं तो दक्षिणी सूडान और तंजानिया को सर्वाधिक नुकसान होगा। चीन भी अपने कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक हिस्सा शुष्क जमीन के रूप में परिवर्तित होते देखेगा आने वाले वर्षों में। साथ ही दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के जो सेक्रेटरी हैं, कार्यकारी सचिव यूएनसीसीडी के इब्राहिम थियाव, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनका बयान इंपॉर्टेंट है। आखिरकार यह विश्लेषण दुनिया में जमीन के सूखने के चलन को लेकर फैली अनिश्चितताओं को दूर करता है। पहली बार शुष्कता संकट को वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ दस्तावेज में दर्ज किया गया है और यह समूची पृथ्वी पर अरबों लोगों के अस्तित्व पर मंडराते संकट को उजागर करता है। उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में बात की है। दोस्तों, डिजर्टिफिकेशन क्या होता है इस पर मैं विस्तार पूर्वक आपसे जस्ट कुछ सेकंड के अंदर बात करने वाला हूं। पहले इस न्यूज़पेपर की कटिंग को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। यहां पर देखिएगा, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन सम्मेलन द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी दी गई। इसमें दुनिया को सन्न कर दिया। इस रिपोर्ट बताती है कि पिछले 30 साल की तुलना में 2020 तक 3 दशकों में पृथ्वी की 77% से ज्यादा जमीन को अधिक शुष्क जलवायु का सामना करना पड़ा है। इस दौरान दोस्तों, वैश्विक शुष्क भूमि का क्षेत्रफल लगभग 43 लाख वर्ग किलोमीटर बढ़ गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसमें अब विश्व का 40% से ज्यादा हिस्सा आता है। यह बढ़ोतरी भारत के 1/3 क्षेत्रफल से ज्यादा है। दोस्तों, सऊदी अरब के रियाद में यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का 16वां सम्मेलन जारी है। इस समय जब हम इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं तो ये सम्मेलन रियाद के अंदर चल रहा है। दोस्तों, ये रिपोर्ट चेताती है कि अगर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर लगाम लगाने के प्रयास विफल हुए तो सदी के अंत तक धरती का 3% नमी वाला हिस्सा भी शुष्क भूमि में तब्दील हो जाएगा। बीते 3 दशकों में शुष्क भूमि पर रहने वाले लोगों की संख्या भी दोगुनी होकर 230 करोड़ तक पहुंच गई है। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे नतीजों की कल्पना करें तो सदी के अंत तक करीब 500 करोड़ लोग शुष्क भूमि पर रहने के लिए मजबूर होंगे। इन लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी पर आने वाला संकट और ज्यादा गंभीर होगा। साथ ही इस न्यूज़पेपर के कटिंग में आगे उत्सर्जन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों पर बात की गई है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन होने पर मध्य पूर्वी अमेरिका, मध्य मेक्सिको, उत्तरी वेनेजुएला, उत्तर पूर्वी ब्राजील, दक्षिण पूर्वी अर्जेंटीना और समूचा मेडिटेरियन क्षेत्र यानी कि भूमध्य सागर का क्षेत्र
और काला सागर का तट, दक्षिणी अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में शुष्क जमीन के बढ़ने का अनुमान है। दोस्तों, आगे कहा गया कि यहाँ रहते हैं सर्वाधिक लोग। एशिया और अफ्रीका में दुनिया की शुष्क जमीन पर रहने वाली करीब आधी आबादी मौजूद है, जबकि शुष्क इलाकों में जनसंख्या घनत्व के मामले में कैलिफोर्निया, यूएसए, मिस्र, पूर्वी उत्तरी पाकिस्तान और भारत का बड़ा क्षेत्र और उत्तर पूर्वी चीन शामिल है। सूखा नहीं, शुष्कता। देखिए, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है शुष्कता और सूखा में अंतर। दोस्तों, कभी कभी कम बारिश होने पर सूखा पड़ जाता है, लेकिन शुष्कता इससे बिल्कुल भिन्न बात है। यह स्थायी और कठोर बदलाव है। शुष्कता में वही अंतर है जो मौसम और जलवायु में है, जिसके बारे में आगे मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, जब किसी इलाके की जलवायु शुष्क हो जाती है तो इसकी अपनी पूर्व स्थिति में लौटने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है या दुनिया के बड़े इलाके पर असर डाल रही है। इनमें अब पहले तरह का मौसम नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने देखा इस रिपोर्ट के अंदर क्या बातें की गई हैं, जो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े चिंता का विषय है। तो दोस्तों, इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। आगे आइए, सबसे पहले मैं मरुस्थलीकरण को समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, आराम आराम से कंटेंट के माध्यम से, कुछ छवि चित्रों के माध्यम से हम आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट है मरुस्थलीकरण पर। मरुस्थलीकरण को आप अंग्रेजी में डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, जब आपके सामान्य जमीन का बहुत सारा हिस्सा बालू या रेत में कन्वर्ट होने लग जाए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा सही से पूरी प्रक्रिया समझिएगा। मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि का उत्पादक क्षेत्र बंजर और अनुपजाऊ हो जाता है। ये समझिएगा, उत्पादक क्षेत्र है भूमि का, वो बंजर और अनउपजाऊ हो जाएगा, यानी कि फसल आप वहां नहीं उपजा सकते। यह मुख्य रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में होता है और मानवीय व प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। इसका प्रभाव कृषि, जल स्रोत, जैव विविधता और स्थानिक आजीविका पर पड़ता है। तो डेजर्टिफिकेशन क्या है वो समझ आया, इसका प्रभाव कहां कहां पड़ता है ये समझ आया। तो डेजर्टिफिकेशन के कारण क्या है वो हमारे लिए समझना जरूरी है। तो दो कारण होते हैं, दो तरह के कारण। एक प्राकृतिक कारण होते हैं जिनमें मानव का अपना कोई योगदान नहीं होता, और दूसरा कारण होता है मानवीय कारण, जिसके लिए मानव ही उत्तरदायी होता है। तो प्राकृतिक कारण को पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो प्राकृतिक कारणों में पहला है जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन होता क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाता हूं मौसम और जलवायु का। दोस्तों, मौसम किसी क्षेत्र के कुछ दिनों या हफ्तों या महीनों के मौसम में हुए या वातावरण में हुए परिवर्तन से लगाया जा सकता है मौसम। ठीक है, मौसम का अर्थ ये है कि किसी एक जगह की जो मौसम है, मानसून है, जैसे अपने यहाँ ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे आप कहते हैं कि बारिश का मौसम, ठंड का मौसम, इस तरह से वो उनकी एक अवधि निश्चित होती है कि 2 महीना, 3 महीना या हफ्ते भर ये मौसम रहने वाला है। उसके बाद ये मौसम फिर से बदल के दूसरे मौसम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जलवायु के साथ ऐसा नहीं है। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय में हुए मौसम के परिवर्तन से है, और जिसका प्रभाव मानव जीवन पर, समुद्री जलस्तर पर, जीवों पर, वनों पर, पृथ्वी के समस्त संसाधनों पर बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ता है। तो आई होप आपको मौसम और जलवायु परिवर्तन समझ में आया होगा। वातावरण में जब लंबे समय से 30, 40 साल, 100 साल, 50 साल में जब बदलाव होता है तो उसे हम जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने या हफ्ते के परिवर्तन को हम मौसम समझते हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन दोस्तों, अत्यंत गर्मी, वर्षा की कमी से भूमि की उर्वरता घटती है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण सूखा और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने में। दूसरा बड़ा कारण है सूखा, ड्रॉट। लंबे समय तक सूखा पड़ने से मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। तीसरा कारण है मृदा का अपरदन। पानी और हवा के कारण मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है, जिससे भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, और मृदा का जो है अपरदन एक बड़ा कारण है मरुस्थलीकरण बनाने में। प्राकृतिक आपदा क्या है दोस्तों? प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और बाढ़ जैसी जो आपदाएं होती हैं, मिट्टी और भूमि को नुकसान पहुंचाती हैं, और वो क्षेत्र जो है मरुस्थलीकरण में
कन्वर्ट होने लगता है। तो उम्मीद है कि आपको मरुस्थलीकरण के मानवीय कारण प्राकृतिक कारण अच्छे से समझ आए होंगे। अब मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार मानवीय कारकों पर चर्चा करना आवश्यक है। तो मानवीय कारण देख लेते हैं। तो इसमें पहला कारण है अत्यधिक कृषि और भूमि का अति उपयोग। ठीक है, इसमें क्या है कि अत्यधिक फसल उगाने, जुताई और सिंचाई से भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है। मोनोकल्चर यानी कि एक ही फसल की बार बार खेती करना मिट्टी की गुणवत्ता को घटा देती है और ये बड़ा कारण है मरुस्थलीकरण के लिए। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने से मिट्टी का संरक्षण करने वाले पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं। इससे भूमि में नमी की कमी हो जाती है और मिट्टी का कटाव जो है वो बढ़ता है। इसलिए मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए वनों को लगाया जाता है। अत्यधिक चराई एक बड़ा कारण है। तो दोस्तों, पशुओं की अधिक चराई से घास और पेड़ पौधे खत्म होते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ परत नष्ट होती है। नेक्स्ट है जल संसाधन का अति दोहन। भूजल और सतही जल के अत्यधिक उपयोग से नदियां और तालाब सूख जाते हैं, जिससे भूमि शुष्क हो जाती है। खनन और शहरीकरण, इसमें क्या है, खनिजों के अंधाधुंध दोहन और शहरीकरण से भूमि बंजर हो जाती है। मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि जलवायु परिवर्तन भी शहरीकरण को किस तरह से प्रभावित करता है। और यहाँ पर छठा कारण देखेंगे औद्योगिक प्रदूषण। रसायनों और प्रदूषण के कारण पृथ्वी की भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है। और ये जो है दोस्तों मानवीय और प्राकृतिक कारणों में जो सब पॉइंट्स हो सकते हैं उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मरुस्थलीकरण के कारण समझा। अब आप समझिए कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो सम्मेलन निकला, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वो सम्मेलन की उत्पत्ति कहां से होती है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन सम्मेलन जो है वो क्या है, उसके बारे में क्या है, वो सब चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का जो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन सम्मेलन कहां से आया उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, रियो अर्थ समिट आप इसे बोल सकते हैं, जो 1992 में हुई। आप इसे रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। दोस्तों, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरिया, आप सब जानते हैं। वहां पर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित होता है 1992 में, जिसमें पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दे पर चर्चा होती है। इस सम्मेलन में दोस्तों मरुस्थलीकरण को जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता ह्रास के साथ एक प्रमुख चुनौती माना गया। तो मरुस्थलीकरण को जो है दोस्तों एक वैश्विक चुनौती के तौर पर 1992 के रियो अर्थ समिट के अंदर लिया गया। इस सम्मेलन के दौरान दोस्तों एजेंडा 21 के तहत यह निर्णय लिया गया कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक पृथक अंतरराष्ट्रीय समझौता तैयार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 जून 1994 को मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को अपनाया। और दोस्तों 26 दिसंबर 1996 को यह समझौता जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए था वो प्रभावी हो गया। इसलिए 17 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जून को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊं, रियो अर्थ समिट में जो 1992 में हुई ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में, उसमें सिर्फ मरुस्थलीकरण के लिए कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ही समझौता नहीं निकला, 3 समझौते निकले थे। तो इस अर्थ समिट में पहला समझौता निकला कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन है सीबीडी, वो इसी सम्मेलन के दौरान निकला। साथ ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC नाम का जो एक संगठन है जो पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने के लिए उत्तरदायी है और बदलते जलवायु परिवर्तन को दर्शाने के लिए एक रिपोर्ट्स भी जारी करता रहता है समय समय पर, वो सम्मेलन भी 1992 के ही अर्थ समिट के अंदर निकला। और तीसरा जो उत्पत्ति हुई वो यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए भी एक सम्मेलन हुआ, एक समझौता बनाया गया। ठीक है, तो रियो अर्थ समिट में ये 3 आउटकम्स महत्वपूर्ण रूप से निकले थे। लेकिन और किन चीजों पर बात हुई, तो एजेंडा 21 यहीं से रिलेटेड है, 1992 में हुआ। रियो डिक्लेरेशन साइन हुआ, फॉरेस्ट प्रिंसिपल आया, सीबीडी आया और UNFCCC और UNCCD
जिन तीनों की चर्चा यहाँ पर मैंने की हुई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे रियो सम्मेलन 1992 के दौरान तीन संधियों में से एक संधि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि यूएनसीसीडी भी है। तो अब दोस्तों आइए हम आपसे यूएनसीसीडी के बारे में बात कर लेते हैं कि यूएनसीसीडी है क्या। दोस्तों 1992 में अर्थ समिट हुई, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। अर्थ समिट के अंदर यह समझौता निकला संयुक्त राष्ट्र पर मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए यह यूनाइटेड नेशन का एक सम्मेलन 1992 के अर्थ समिट के अंदर निकलकर सामने आता है। ठीक है, और दोस्तों ये इंटीग्रेट करता है किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं यूनाइटेड नेशन के, उनमें से एसडीजी 15 और एसडीजी जो है ये इंप्लीमेंट करता है एसडीजी 15 को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब एसडीजी में 15 में क्या है, ये यूएनसीसीडी करता क्या है, लैंड डिग्रेडेशन और न्यूट्रलिटी को टारगेट करता है, लीवरेज को इंपैक्ट करता है और पार्टनरशिप करता है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन की बात करता है और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग भी करता है यूएनसीसीडी। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य भूमि के क्षरण और मरुस्थलीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने से है। इसकी उत्पत्ति और विकास निम्नलिखित चरणों में समझी जा सकती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो 1992 में अर्थ समिट हुआ उसके पहले की भी कहानी थोड़ा सा समझिए कि यूएनसीसीडी की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार कैसे हुई कि 1992 के सम्मेलन में मरुस्थलीकरण एक मुख्य मुद्दा उभर कर सामने आया। तो इसको अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। अफ्रीका का साहेल क्षेत्र है, आप सब जानते होंगे। 1970 के दशक में यहाँ पर भारी सूखा पड़ा जिसमें बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण हुआ। यह घटना वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण की समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख कारण साबित हुई। दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक संस्था है यूएनईपी, ठीक है, और यूनेप का मुख्यालय मैं आप सबसे पूछूंगा, आप लोग बताइएगा कि अफ्रीका के किस देश में यूनेप का मुख्यालय है। तो यूनेप ने दोस्तों मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण के प्रभावों को समझने के लिए कई शोध और रिपोर्ट प्रकाशित की। इन रिपोर्टों से यह स्पष्ट हुआ कि मरुस्थलीकरण न केवल अफ्रीका की बल्कि विश्व के कई हिस्सों के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया कि यूएनसीसीडी के आने के पीछे की जो कहानियां थी वो क्या थी। यूनेप ने भी रिपोर्ट जारी की, साहेल क्षेत्र की बात की गई, साहेल क्षेत्र पर असेसमेंट रिपोर्ट आई, तो ये समझ आया कि पूरी दुनिया के लिए मरुस्थलीकरण एक बड़ी समस्या है। अब मरुस्थलीकरण के उद्देश्य आपको समझना आवश्यक है। तो ये उसके उद्देश्य क्या है, मरुस्थलीकरण जो है भूमि क्षरण से निपटना है। दूसरा, स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देगा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, साथ ही जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों को भी संबोधित करेगा यूएनसीसीडी। ठीक है, भारत और यूएनसीसीडी का क्या संबंध है, तो दोस्तों भारत यूएनसीसीडी का एक सक्रिय सदस्य है और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं भारत चला रहा है। भारत में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात तथा मध्य प्रदेश आता है। दोस्तों COP14 जो मरुस्थलीकरण पर यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन है यूएनसीसीडी का, COP14 उसकी मेजबानी 2019 में भारत ने की थी। ये 14वां सम्मेलन था। इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री ने 2030 तक भारत में 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा था। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत यूएनसीसीडी का एक सक्रिय सदस्य है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा यूएनसीसीडी की उत्पत्ति क्यों हुई और यूएनसीसीडी के का जन्म जिस सम्मेलन के दौरान हुआ उसको आपने अच्छे से समझा। के अंदर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर भी बात की गई थी कि उत्सर्जन को भी अगर कंट्रोल कर लिया जाता है तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है स्तंभ साबित होगा डेजर्टिफिकेशन को रोकने में। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन क्या है, इसको आराम से समझिएगा। देखिए, सूर्य जो है निश्चित मात्रा में ऊष्मा जो है पृथ्वी की तरफ भेजता है और सूर्य की आई हुई ऊष्मा का कुछ प्रतिशत खुद ब खुद जो है सूर्य की तरफ वापस लौट जाता है। ठीक है, इसको हम एल्बिडो बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जब
पृथ्वी के अंदर कुछ उपकरणों के माध्यम से या कुछ प्राकृतिक और मानवीय, यहाँ दोनों कारक जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैस के, ग्रीन हाउस इफेक्ट के। जब हम गर्मी, यहाँ हीट ज्यादा उत्पन्न कर देते हैं और जो है कुछ गैसों की लेयर बन जाती है यहाँ पर पूरे पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में, और ये गर्मी जो है हीट बाहर नहीं जाने देती, सूर्य की रोशनी वाली हीट के साथ साथ जो पृथ्वी पर बन रही है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उसको नहीं जाने देती और एक लेयर सी बन जाती है, इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटा आप इतना समझिए कि ये आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो दोस्तों उन गैसों के उत्सर्जन को कहते हैं जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। ये गैसें सौर ऊर्जा को वायुमंडल में फंसा लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सौर ऊर्जा जो है पृथ्वी से बाहर जो विक्षेपित होकर जाती है, ऊष्मा का एक हिस्सा लौटता है सूर्य की तरफ, वो नहीं जा पाता और यही लेयर में फंस के रह जाता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। ये जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी हैं। तो गैसें उत्सर्जित कैसे होती हैं कि धरती का तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसे निकलती है, इसके स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला वगैरह जब आप जलाते हैं, पेट्रोल वगैरह जब आप जलाते हैं, तो इससे जो ईंधनों का निकलना होता है, जो इससे इनके दहन से जो गैस उत्पन्न होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। साथ ही वनों की कटाई आप करेंगे, वन भी CO2 को रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन जब वन कटेंगे तो CO2 वहां से निर्मुक्त होगी और पर्यावरण में जो है निर्मुक्त हो जाएगी और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान करेगी। साथ ही औद्योगिक गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार है। मीथेन गैस, दोस्तों मीथेन गैस जो है इसके स्रोत क्या है, कृषि और पशुपालन। पशु कैसे, पशु जो जुगाली करते हैं ना, उनके पास से कभी गुजरिए, बहुत खतरनाक गंध निकलती है, उसको मीथेन गैस बोलते हैं। तो जुगाली जो पशु करते हैं उससे भी जो है मीथेन गैस निर्मुक्त होती है वायुमंडल में। चावल की खेती, धान के खेत से मीथेन गैस भारी मात्रा में निकलती है। साथ ही लैंडफिल साइट से आपको मीथेन गैस के जो है गंध आपको देखने को मिलेगी। नाइट्रस ऑक्साइड कहां से निर्मुक्त होती है, तो उर्वरकों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कृषि गतिविधियों में। साथ ही औद्योगिक क्रियाएं करने से भी नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है। कुछ और गैस जिम्मेदार है महत्वपूर्ण रूप से, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्साक्लोराइड है। इसमें AC वगैरह जो ज्यादा चलाते हैं, फ्रिज वगैरह का जो इस्तेमाल होता है, औद्योगिक क्रियाएं जो होती हैं, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वायुमंडल के अंदर निर्मुक्त होती है और पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में वायुमंडल में एक लेयर बनाती है, जिससे पृथ्वी की जो हीट है वो अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं जा पाती। इससे इफेक्ट क्या होता है उसको समझने से पहले एनुअल ग्रीन हाउस गैस के इमिशन कैसे कैसे किन सेक्टर से वार्षिक तौर पर कितना ग्रीन हाउस गैस निकलता है उसको थोड़ा सा एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। कि स्क्रीन पर एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का सेक्टर वाइज यहाँ पर एक पाई चार्ट के माध्यम से डेटा प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पर मीथेन गैस और यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए विभिन्न गतिविधियों से कितनी भारी मात्रा में गैस निकलती है। सबसे पहले 25.6% पर ध्यान लगाइए। तो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से 25.6% एनुअली यानी कि वार्षिक तौर पर ग्रीन हाउस एमिशन होता है। फिर 15% पर ध्यान लगाइए। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनसे वार्षिक तौर पर 15.9% लगभग 16% के आसपास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। 13.2% ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल। दोस्तों सार्वजनिक परिवहन जो वाहन होते हैं, बसें वगैरह, उनका इस्तेमाल करने की हिदायत आपको इसीलिए दी जाती है कि जब आप स्वयं की कार या बाइक लेकर निकलते हैं रोड पे, जिससे ईंधन आप जलाते हैं, जो फ्यूल खर्च करते हैं, उससे भी तो कार्बन जो है और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी
खतरनाक गैसें वायुमंडल में जाती हैं और धरती को हीट यानी कि गर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 12% की बात करें तो लैंड यूज और बायोमास बर्निंग्स से, जैसे कि पन्नी वगैरह आप कहीं जलाते हैं, या दिल्ली में अगर आप कभी कूड़े का पहाड़ देखे होंगे तो वहां हमेशा आग निकलती रहती है। दिल्ली कभी जो है आप जाइए संत नगर साइड में एक जगह है संत नगर, मैं गया हूँ, उससे थोड़ा सा आगे चलकर आप जब जाएंगे तो आपको कूड़े का एक पहाड़ दिखेगा। यही नहीं, दिल्ली में और भी कई जगह है, लेकिन मैंने यहाँ देखा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हाँ कूड़े का पहाड़ से, और वहां जब आप जाएंगे तो देखेंगे आग निकलती रहती है, हमेशा धुआं उठता रहता है, तो वो मीथेन गैस जलती रहती है और भी कई गैसें जो है जो लैंडफिल साइट्स के अंदर बायोमास जब बर्न होता है तो उसमें से निकलती है। ये 12% का योगदान देता है। 11% का योगदान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से होता है। 10% जो है फॉसिल फ्यूल के जलने से होता है। 7.5% रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एंड अदर सोर्सेज से होता है, और 3.6% वेस्ट डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट से होता है, जब वेस्ट का आप ट्रीटमेंट करते हैं उस दौरान। ठीक है, और यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो आप समझ करके आगे बढ़ चलिए। हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज के बारे में कई बार मैंने पूरे वीडियो के अंदर बात की, लेकिन हम मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं और इसका प्रभाव क्या होता है, उसको हम आइए समझते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया कि लंबे समय तक पृथ्वी के जलवायु पैटर्न में जो बदलाव होता है वो जलवायु परिवर्तन को डिनोट करता है। यह बदलाव दोस्तों प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों दोनों के कारण होता है। पिछले कुछ दशकों से ये समस्या काफी तेजी से बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन रहा है, जिसकी मैंने अभी जस्ट आपसे बात की है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता क्या है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन, वहां हमने बताया कि आपको जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों की बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट, सूर्य की ऊर्जा में परिवर्तन, पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन में बदलाव से भी जलवायु परिवर्तन प्रभावित होता है। साथ ही मानवीय कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय कारणों में जीवाश्म ईंधन का दहन जब आप करेंगे, कोयला, तेल, गैस, इन सभी का उपयोग बिजली उत्पादन, परिवहन उद्योग में आदि से जो है दोस्तों एक मानवीय कारण है जलवायु परिवर्तन को जो है बढ़ाने में। वनों की कटाई, मैंने पहले ही बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अवशोषण में कमी आ जाती है। वन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके रखते हैं। जब निर्वनीकरण यानी पेड़ों की कटाई होने लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो हवा में निर्मुक्त हो जाती है। कृषि गतिविधियों से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जैसे कि धान के खेत से मीथेन निकलती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वाले जो है स्लाइड में। औद्योगिक क्रियाओं से भी दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रभावित होता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन होता है और वर्गों का अत्यधिक उपयोग होने से। ये दोनों बातें मिली जुली रूप से आपको समझने को मिलेंगे। तो आई होप आपको जलवायु परिवर्तन और उसके कारण समझ में आए होंगे। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन से होता क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है किन किन सेक्टर्स पर, इसको समझना आवश्यक है। आइए थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों, सोशल एंड इकोनॉमिकल इंपैक्ट समझते हैं क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं उसको समझिए। देखिए, कोस्ट लाइन ऑफ एडॉप्टिंग कोस्टल एरियाज टू राइजिंग सी लेवल, जो समुद्री जल का स्तर होता है वो जलवायु परिवर्तन से बढ़ता है, जिससे द्वीपीय देशों के लिए एक बड़ा बाढ़ का खतरा पैदा होता है। तो जलवायु परिवर्तन के जो है ये पहला बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है कि सी लेवल अप हो जाता है, बढ़ जाता है। लॉस ऑफ द कैपेसिटी टू वर्क ड्यू टू हीट, जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो मानव के कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कमी आती है और उत्पादकता इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। तीसरा क्या है प्रभाव, मोर वॉर्स टू गेन एक्सेस टू लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए, आप सब जानते हैं कि नदियां हिमालय से निकलती हैं। आप देखते हैं कि बार बार चाइना और भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों को लेकर के, जल को लेकर के टकराव होता रहता है। आने वाले वर्षों में जो युद्ध होगा उसके बारे में विशेषज्ञ बताते हैं कि जो आने वाला बड़ा कोई युद्ध होगा देशों के बीच, किसी भी देश, भारत, पाकिस्तान या
चाइना, अमेरिका या कहीं पे भी वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए होगा, और रिसोर्सेज में भी सबसे ज्यादा पानी के लिए होगा। ठीक है, तो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा उसके लिए एक्सेस करने के लिए देशों में जो है होड़ मच जाएगी। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मुख्य रूप से आएगा। और उसके बाद दोस्तों फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी, कुछ एरिया में वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। आप महाराष्ट्र के कुछ जिले देखेंगे, दिल्ली में भी कई बार आप देखेंगे गर्मियों में वाटर शॉर्टेज हो जाती है। तो ये सब प्रभाव जो है जलवायु परिवर्तन से आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों रीलोकेशन ऑन होल टाउन, हीट वेव्स जैसी चीजें हो जाएंगी, तो जो शहर हैं वो ऊष्मा द्वीपों में कन्वर्ट हो जाएंगे, हीट आइलैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, विस्थापन होगा। ये जो शहर हैं एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज नदियों के किनारे शहर ज्यादा डेवलप होंगे। अन्य एरियाज में जहां पानी की कमी होती जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती जाएगी, वहां से लोगों का विस्थापन होने लगेगा। साथ ही श्रिंकिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ हार्वेस्ट, जो चीजों का उत्पादन है वो बहुत कम होने लग जाएगा। साथ ही प्राइस ऑफ बेसिक फूड स्टफ एंड कंज्यूमर गुड्स विल राइज, जो खाद्य पदार्थों का जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनका जो प्राइस है, वो जो दाम है वो हाई होता जाएगा। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो आप समझ रहे हैं कि इस चीज से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, उत्पादन नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई पर्याप्त नहीं मिलेगी तो चीजों का जो प्राइस है अपने आप बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों डिजीज विल स्प्रेड ड्यू टू हायर टेम्परेचर, जब तापमान बढ़ेगा तो ज्यादा मात्रा में बीमारियां देखने को मिलेंगी। और दोस्तों एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना विल कॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी और बहुत मौसमी गतिविधियां, अजीब अजीब से फिनोमेना देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों ये वीडियो जिस मुद्दे पर हम बना रहे थे, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के ऊपर, तो दोस्तों कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को लेकर के 2024 की समिट जो है वो कहां हो रही है, रियाद, सऊदी अरब के रियाद के अंदर। और ये COP 16 होगी, और भारत ने 2019 में COP 14 का जो है अध्यक्षता की थी। तो COP 16 कब से कब तक हो रहा है, रियाद सऊदी अरब में 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच। आज 12 दिसंबर है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सऊदी अरब के रियाद के अंदर यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बैठक हो रही है, और दुनिया के देश इस बात पर चिंतित हैं कि बढ़ते मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए। तो ध्यान रखिएगा, जो COP 16 हो रहा है 2024 का रियाद के अंदर, उसकी थीम आपको याद रखनी है, आवर लैंड आवर फ्यूचर। COP 16 जो रियाद के अंदर हो रही है UNCCD की, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। आप चाहें तो आराम से वीडियो पॉज करिए और पढ़ करके चीजों को समझकर आगे बढ़िए। दोस्तों ये वीडियो जरूर बहुत लंबा हो गया, लेकिन इस बहुत सारे लंबे वीडियो के अंदर आपने बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया। दोस्तों जलवायु परिवर्तन के मानवीय और प्राकृतिक कारण मैं चाहूं तो यूं 2 मिनट में आपको समझा के निकल सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्स्ट यानी कि कंटेंट भी क्यों प्रोवाइड कराता हूं, उसके पीछे का मेरा मकसद ये होता है कि यदि आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको एनवायरमेंट से संबंधित जो टर्म्स होते हैं, जो चाहे जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यूएनसीसीडी, सीबीडी, ये सब चीज अगर कहीं लिखने के लिए आता हो तो यहाँ से मेरे वीडियो से आप आराम से बढ़िया कंटेंट ले सकते हैं। आप चाहें तो हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर आप कॉपी कलम लेकर के बैठा करिए और अपने नोट्स भी यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यूएनसीसीडी सीसीडी पर हमने विस्तार पूर्वक बात की। हमने यूनाइटेड नेशन के उस रिपोर्ट का जिक्र किया जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि दुनिया के बड़े हिस्से इस समय मरुस्थलीकरण से प्रभावित है नकारात्मक रूप से, इसलिए पूरी दुनिया के लिए ये चिंता का विषय है। रियाद के अंदर COP 16 हो रहा है, उसके बारे में भी हमने आपसे विस्तार पूर्वक बात की। तो दोस्तों एक फुल पैकेज्ड वीडियो यहाँ पर आपको 30 से 32 मिनट का मिल रहा है, आप आराम से इसे एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करना मत भूला करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।